थोड़ी सी आधुनिकता का समावेश किया है, लेकिन पूरी की पूरी जो किसानी व्यवस्था जो ब्रह्मा जी के कालखंड में था, लगभग वैसी ही व्यवस्था अभी तक सेवा देने वाले सभी किसानों के पास है। धान की खेती जिस पारंपरिक रूप में सतयुग में हुआ, लगभग लगभग वही है। धान से चावल निकालने की जो परंपरा है वो लगभग लगभग वही है। लगभग लगभग, पूर्ण नहीं कह सकते, थोड़ी सी आधुनिकता उसमें आई है, लेकिन लगभग लगभग वही है। ऐसे अनाजों से भोज पकाने की व्यवस्था ये अभी भी वैसी ही है जैसे पहले थी। काष्ठ की अग्नि और मिट्टी की हांडी, और एक हांडी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, और इस तरह से 7-9 हांडी में एक साथ पकाने की जो कला थी, वो आज भी उसी रूप में निर्वाध रूप से चलता है। समय में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, इस पर हमें कहीं कोई विस्तार से चर्चा नहीं मिलती है। मैंने जितना अध्ययन किया उसमें कहीं विस्तार से चर्चा नहीं मिलती है भोग के समय के ऊपर, कि पहले सतयुग में कैसा था और आज समय में क्या कुछ परिवर्तन आया या वैसे ही चल रहा है। इसमें से हम सभी के लिए जो विषय है वो भात एक बड़ा विषय है। भगवान जगन्नाथ जी को भात ही क्यों पसंद है? गेहूं की रोटी क्यों नहीं पसंद है, या बाजरे की रोटी क्यों नहीं पसंद है? और मैं तो इतना कहूंगा कि रोटी ही पसंद नहीं है। क्यों रोटी नहीं खाते भगवान? भगवान चावल खाते हैं, और चावल से बने हुए सभी तरह के 56 भोग को ही स्वीकार करते हैं। चावल ही उनके लिए स्वीकार्य है। कुछ दूसरे अनाज उनको पसंद हैं, लेकिन आंशिक रूप में। जितने भी 56 भोग बनते हैं उसमें मुख्य भूमिका चावल की ही होती है, और चावल के 356 प्रकार। प्रतिदिन एक चावल की कटाई होती है, एक धान की कटाई होती है, और प्रतिदिन उनसे चावल के दाने निकाले जाते हैं, और प्रतिदिन ये भोग की परंपरा चलती रहती है। लगभग 350 परिवार भोग व्यवस्था को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। लगभग 350 परिवार, शायद उससे ज्यादा भी हो। कुछ कृषि कर्म में लगे हुए हैं, कुछ उसकी कुटाई में लगे हुए हैं, और कुछ भोग से संबंधित दूसरी चीजों को बनाने में लगे हुए हैं। यहां तक कि रखने की जो व्यवस्था है वह भी नैसर्गिक है। आपने देखा होगा मंदिर परिसर में जो सूखे भोग हैं ये सभी ताड़ के दोने में मिलते हैं। वहां पर प्लास्टिक और कागज काम में नहीं आता। यहां तक कि जो भोग की जो वस्तुएं हैं वो रसोई घर से मंदिर परिसर में या आनंद बाजार तक लाने में भी बांस की डलिया का उपयोग होता है। कोई ट्रॉली जैसा मॉडर्नाइजेशन चीजें नहीं आई है। और पूरे भोग को बनाने में जो जल लगता है वह आज भी वहां के विशेष जो कुआं है उससे रस्सी से बाल्टी से पानी निकालकर और कंधे पर मटके से ले जाकर के बनता है। वहां भी कोई पंप नहीं लगा है। वहां पर 5 रुपए की टिकट है, आप चाहो तो लेकर के और अंदर जा करके उनकी रसोई व्यवस्था को देख सकते हो। रसोई के अंदर वो आपको नहीं जाने देंगे, लेकिन बाहर की जो व्यवस्था है, जल वाली व्यवस्था, सब्जी काटने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था देख सकते हो, और खिड़कियों से झांक कर अंदर की रसोई भी देख सकते हो। समुद्र का किनारा और वहां का जल
का खारा होना ये समुद्र की नियति है। लेकिन वहां जो कुएं हैं उनमें मीठा जल है, और उसी मीठे जल से भगवान का पूरा प्रसाद बनता है। कई लाख लोग प्रतिदिन वहां पर भोजन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। कई हजार लोग 365 दिन करते हैं। विशेष उत्सवों में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक लोगों का वहां पर जो है प्रसाद बनता है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था, कहा जाता है कि दुनिया का यह सबसे बड़ा रसोई घर है। भगवान जगन्नाथ जी का रसोई घर जितना बड़ा है, दुनिया में इतना बड़ा रसोई घर कहीं नहीं है। और प्रतिदिन 200 रसोइये उसमें काम करते हैं। और रसोइयों में भी उनकी कैटेगरी है। सब्जी काटने वाली बिरादरी अलग है, वो दूसरा काम नहीं करते, केवल सब्जी काटने का काम करते। पानी ढोने वाला वर्ग बिल्कुल अलग है, उनका काम केवल पानी ढोने का है, कुएं से निकाल करके रसोई घर तक पहुंचाने का है। बर्तनों की सफाई का प्रभाग अलग है, वो अलग परिवार जुड़ा हुआ है जो बर्तनों की सफाई की सेवा का काम करता है, उनको दूसरा काम नहीं दिया जाता। भोजन पकाने का काम के वर्ग अलग है, उनको केवल भोजन पकाने का ही काम है। और वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आ रहे हैं, इसलिए इस विज्ञान को उन्होंने बचा करके रखा है। भोजन पकाने वाला जो परिवार है, उसी परिवार में से अगली पीढ़ी निकलेगी और उसके अगली पीढ़ी निकलेगी, और इस तरह से सतयुग से लेकर के अभी तक जो है ये परंपरा वो चलती आ रही है। तो मुख्य विषय आज का है कि भगवान को भात ही क्यों पसंद है और चावल ही क्यों पसंद है। तो आपने पथ्य वाले विषय में पढ़ा होगा कि हमारा शरीर और हमारे शरीर में 5 महाभूतों की जैसी व्यवस्था है। तो कैसी व्यवस्था है? तो हमारे शरीर में महाभूतों की व्यवस्था ऐसी है कि शरीर में मिट्टी तत्व 22% के आसपास है, जल तत्व 70% के आसपास है, अग्नि, वायु और आकाश का मिश्रण 8% के आसपास है। इसी का संयुक्त रूप यह शरीर है। और इस शरीर के संयुक्त रूपी महाभूतों के इस शरीर को चलाने के लिए 3 ऊर्जाएं हैं। बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था चावल के दाने के पास भी है। अगर आप चावल के दाने को का विश्लेषण, अगर रासायनिक विश्लेषण करके देखोगे आप, तब उसमें भी 22% मिट्टी तत्व मिलता है, 70% उसमें जल तत्व है, और अग्नि, वायु, आकाश का मिश्रण भी 8% के आसपास है। यानी मनुष्य के शरीर से अगर आत्मा रूपी तरंग को निकाल दो और पार्थिव शरीर का जो रासायनिक विश्लेषण होगा, वही रासायनिक विश्लेषण चावल के दाने का है। यानी हमारे शरीर में महाभूतों की जैसी व्यवस्था है और अनुपान है, ऐसी ही व्यवस्था और अनुपान चावल के दाने की है। जैसा हमारा शरीर, वैसा ही चावल के दाने का शरीर। इसलिए चावल का दाना हमारे शरीर में या चावल के दाने से बना हुआ कोई भी आहार हमारे शरीर में पूर्णतः आत्मसात हो जाते हैं, स्वीकार्य हो जाते हैं। हमारे शरीर के जिन जिन महाभूतों को जिस अनुपान में महाभूत चाहिए, उसी अनुपान में महाभूत चावल का दाना दे देता है। चावल के दाने में ऊर्जा की जो व्यवस्था है, वह भी हमारे शरीर के बिल्कुल अनुरूप है। हमारे शरीर में जैसी व्यवस्था ब्रह्म ऊर्जा की,
जैसी व्यवस्था विष्णु ऊर्जा की और शिव ऊर्जा की, वैसी ही व्यवस्था चावल के दाने में भी है। आप अगर कृषि कर्म से जुड़े हुए हो और आपने अपने जीवन में कभी धान की खेती की हो या धान के खेत पर घूमा हो, तो आप देखोगे धान का पौधा बहुत ही अद्भुत वनस्पति है। और धान के पौधे का इतिहास और धान से मनुष्य संस्कृति के आहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना पृथ्वी पर मनुष्य के अवतरण की, जन्म लेने की कहानी है। जिस नील माधव जी के बारे में कल चर्चा हुई, उनके कालखंड से हमारे देश में धान और धान से चावल के दाने से आहार की संस्कृति रही है। दूसरे सभी अनाज बाद में आए, सर्वप्रथम धान आया, इसीलिए इसको धान कहा गया। धान यह मूलधन है। तो धान की खेती को आप देखो, धान के खेत में जाओ, वहां टहलो, विचरण करो, तो एक अद्भुत दृश्य आपको मिलेगा। धान का पौधा कभी भी जल में उगता है। धान के पौधे को बहुत मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। धान के पौधे का जड़ और तना का ऊपरी भाग कभी भी जल में ही रहता है। इसलिए भारत में जहां जहां पर जल अधिक है, जिस भूभाग में, उसी भूभाग में धान की खेती होती है। समुद्र तटीय जितना भी क्षेत्र है या नदी के तट वाला जितना भी नदीय तटीय क्षेत्र है, सभी स्थानों पर आप देखोगे तो प्रचुर मात्रा में वहां पर धान की खेती होती है। धान के खेत में कभी भी पानी 1 अंगुल, 2 अंगुल और 4-4 अंगुल तक पानी रखे जाते हैं और तब धान की खेती होती है। तो धान का पौधा इतना अद्भुत है कि दो विरुद्ध प्रकृति वाले महाभूतों के बीच वो पलता और बढ़ता है। जैसे मक्खन, पंचगव्य में मक्खन एक अद्भुत गव्य है, जो 2 विरुद्ध गव्यों को आत्मसात कर अकेला है। मक्खन जिसमें 50% जल है और 50% अग्नि है। अग्नि और जल को समान रूप में अपने में समाहित कर अपना एक अलग व्यक्तित्व रखता है मक्खन। तो चिकित्सा के दृष्टिकोण से अगर मक्खन को आप देखो तो उसमें 50% अग्नि पित्त के रूप में है और 50% जल कफ के रूप में है। तो कफ और पित्त का बराबर संतुलन रखने वाला मक्खन ये 2 विरुद्ध चीजों को अपने में आत्मसात, शांति पूर्वक आत्मसात कर रखता है। जल है वहां पर अग्नि का अस्तित्व मुश्किल है और अग्नि है वहां पर जल का अस्तित्व मुश्किल है। लेकिन मक्खन देखो एक ऐसा अद्भुत गव्य है जहां पर 2 विरुद्ध चीजें आपस में मिल करके और एक नए रूप में रहते हैं। इसी विषय को यदि धान के पौधे के साथ जोड़कर आप देखो तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति वहां पर बनती है। उसका जड़ और तना का ऊपरी भाग कभी भी जल में डूबा रहता है और उसके ऊपर की पत्तियां अग्नि में लहलहाती रहती है। पृथ्वी का जो भूगोल है
पृथ्वी के भूगोल में आपने पिछले कालड़ी के व्याख्यान में आपने सुना होगा, उसमें विस्तार से हमने बताया कि किस प्रकार से महाभूतों का स्तर सौरमंडल में है। आकाश ने वायु को बांध रखा है, वायु ने अग्नि को बांध रखा है, अग्नि ने जल को बांध रखा है और जल ने भूमि को बांध रखा है। तो भूमि, जल और अग्नि, इन तीनों को बड़ी समीपता के साथ अपने में समाहित करने वाला यह पौधा है। जड़ और तना जल की प्रचुरता के साथ है, लेकिन जल तत्व के ऊपर जो अग्नि तत्व है उसमें उसकी पत्तियां वायु के वेग से लहलहाती है और इन सभी के समीकरण से, सभी की प्रतिक्रिया से धान के पौधे का ऊपरी तना में गर्भधारण होता है। आप उड़ीसा के किसानों से अगर आप बात करोगे या जहां पर धान की खेती है उससे जुड़े हुए लोगों से अगर आप बात करोगे तो कहेंगे, ये अपनी भाषा में कहेंगे कि धान ने गर्भ धारण किया है। इसको धान का गभाना कहते हैं, धान गभा गया है यानी गर्भ धारण कर लिया है। ये गर्भ धारण का जो विषय है और गर्भ धारण की जो बात है वो केवल धान के पौधे के साथ जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से जीवों में गर्भ धारण होता है वैसे ही धान के पौधे में भी गर्भ धारण होता है। और गभाया हुआ धान का पौधा बढ़ता है जल और अग्नि के समान प्रभाव में, और तब जाकर के उसमें फूल लगते हैं। फूल लगने के बाद उसमें दूध भरता है। धान के पौधे में पहले दूध भरता है और वही दूध जम करके चावल का दाना बनता है। तो धान के पौधे के जीवन की पूरी प्रक्रिया अगर आप देखोगे तो मनुष्य के जीवन की सारी प्रक्रिया से बिल्कुल मिलता जुलता है। धान के पास दूध भी है। दूध जब बनता है, दूध जब जमता है तो दही बनता है। धान के पौधे का दूध जब जमता है तो चावल का दाना बनता है। तो दही की मंथन क्रिया कर दो तब उसमें से घृत निकलता है और छाछ निकलता है। धान का दूध भी जब जमता है तो चावल रूपी मक्खन निकलता है और उसके पौधे छाछ रूपी आकाशीय तत्व के रूप में दूसरे जीवों को चला जाता है। तो ये जो समतुल्य जीवन है मनुष्य का और धान के पौधे का, ये बहुत ही गूढ़ विषय है। धान का पौधा इस धरती पर कैसे जन्मा, ये विषय अभी शोध का है। इस पर अभी मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूं। जैसे मनुष्य धरती पर जन्मा तो किसी ग्रह से आकर के जन्मा, बसा, लेकिन धान का पौधा कैसे जन्मा इस धरती पर, ये एक अलग शोध का विषय है। शायद आने वाले दिनों में इस विषय पर मैं कुछ बात कर सकूं। आज इस विषय को यहीं पर छोड़ता हूं। धान का पौधा कहां से आया, लेकिन धान का पौधा जहां से भी आया मनुष्य के जीवन से जुड़ करके आया। जैसा मनुष्य का जीवन वैसा ही धान के पौधे का जीवन। इसलिए धान से निकला हुआ चावल का दाना हमारे शरीर के लिए बिल्कुल समतुल्य होता है।
बिल्कुल समभाव में होता है। इतना समभाव किसी भी अनाज के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और यही कारण है कि भगवान ने अपने भोग के लिए चावल को चुना और चावल से 56 व्यंजनों के विज्ञान को निकलवाया। ये जो 56 व्यंजन है, इस 56 व्यंजन को बनाने की कला पर जब आप विस्तार से इस पर अध्ययन करोगे तो इसमें से पथ्य का पूरा हिस्सा निकलता है कि चावल के दाने के साथ हम किस किस दूसरे अनाजों के कंपोजिशन से क्या कुछ बना सकते हैं और किस मौसम में क्या बना सकते हैं। तो मौसम के हिसाब से चावल के दाने का दूसरे अनाजों के साथ कंपोजिशन का पूरा विज्ञान जो है इस 56 भोग वाली व्यवस्था में है। और इसीलिए भगवान श्री जगन्नाथ एक दिन में 5 बार 56 भोग लेते हैं, कभी उनका डाइजेशन सिस्टम खराब ही नहीं होता। यहाँ जो भोजन व्यवस्था आपकी जो चल रही है, यह भी लगभग उसी 56 भोग में से कुछ चीजों को निकाल करके चल रही है। और आपने 2 दिन में अनुभव किया होगा आपके पेट की स्थिति और उस भोजन से निकली हुई ऊर्जा की स्थिति को आपने शरीर में महसूस किया होगा। तो आप अनुमान लगाओ कि अगर ये पूर्ण रूप में 56 भोग वाली व्यवस्था से निकाल कर अगर हम अपने जीवन में आहार लें तो हमारे जीवन को ये कितना निरोगी रखने वाला है। कभी बीमार नहीं पड़ सकते, कितना भी खा लो, कितनी भी बार खा लो, अगर ये समीकरण के हिसाब से बना हुआ है तब इसमें से कोई भी संकट निकल करके नहीं आता, कोई भी शारीरिक संकट निकल करके नहीं आता। इसलिए इस कलयुग में भगवान 5 बार भोग लेते हैं और 5 बार 56 आहार का भोग लेते हुए भी हर तरह के संकट से दूर है। तो इस व्यवस्था में हमारे लिए बहुत कुछ है, इसको समझने की जरूरत है और समझ करके इसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। देखो, हमारा जो शरीर है इसमें 70% जल किस लिए है? भूमि तत्व जल तत्व की अपेक्षा में बहुत कम है, 1/3 से थोड़ा अधिक है। तो जल क्यों अधिक है हमारे शरीर में? जल इसलिए अधिक है कि मनुष्य जिस सामाजिक व्यवस्था में रहता है उस सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह जल के गुणों के कारण ही हो सकता है। तो जल का क्या क्या गुण है, ये आपने वात पित्त कफ के विज्ञान में पढ़ा कि जल इन 5 महाभूतों में ऐसा द्रव्य है जिसके पास सबसे अधिक मर्यादा है, जिसके पास सबसे अधिक मर्यादा है वह कभी भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं करता। पानी को जिस बर्तन में आप रख दो उस बर्तन में ही रहेगा, अपने से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। यानी जल को अगर आप किसी बर्तन में रख दिए तो वह अपने बर्तन की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करेगा। तालाब का पानी अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता, समुद्र का पानी अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता, कुएं का पानी अपनी मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करता, जब तक कि उसमें हस्तक्षेप ना हो किसी दूसरे का। नदी में बहते हुए जल के साथ अगर वायु का हस्तक्षेप आ जाए तो जल का वेग बढ़ जाता है। समुद्र के जल में अगर वायु का हस्तक्षेप हो जाए तो समुद्र में तूफान और लहरें उठने लगती है।
वर्षा के जल के साथ अगर वायु के वेग का अगर मिश्रण हो जाए तो तूफान आ जाती है। लेकिन स्वयं अकेले में जल कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। तो हमारे शरीर में 70% जल इसीलिए है ताकि मनुष्य जाति अपनी जाति होने के भाव का उल्लंघन ना करे, वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करे। जिस सामाजिक व्यवस्था में वह रह रहा है, जिस जातीय व्यवस्था में वह रह रहा है, या जिस पारिवारिक व्यवस्था में वह रह रहा है, जिस सामाजिक बंधनों की व्यवस्था में वह रह रहा है, जिस सामाजिक बंधनों से वह जुड़ा हुआ है, इन सभी में जो मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं का उल्लंघन ना करे। इसलिए प्रकृति ने मनुष्य के शरीर में 70% जल को समाहित किया है, समावेश किया है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन मनुष्य ना करे, इसके लिए उसके शरीर में 70% जल है। हम जिस सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं उस सामाजिक व्यवस्था के अपने कुछ नियम कानून हैं, उनका उल्लंघन मनुष्य ना करे, इसके लिए मनुष्य के शरीर में 70% जल है। मनुष्य जिस परिवार में रहता है उस परिवार में जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों की अपनी एक मर्यादा है, मनुष्य उस मर्यादा में रहे, इसके लिए उसके शरीर में 70% जल है। वह परिवार में रहते हुए कई सामाजिक रिश्ते नाते के बीच रहता है, भाई बहन के रूप में रहता है, पति पत्नी के रूप में रहता है, पिता पुत्री के रूप में रहता है, चाची काकी मौसी के बंधन में रहता है, और सभी रिश्ते की अपनी एक एक अलग मर्यादा है। मनुष्य कभी भी अपनी मर्यादा को ना भूले, वरना सामाजिक बंधन टूट जाएंगे, सामाजिक व्यवस्थाएं टूट जाएंगी। इसलिए प्रकृति ने मनुष्य के शरीर में 70% जल दिया। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के दिए हुए इस शरीर की जो व्यवस्था है, महाभूतों की जैसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम बना करके रखें। हम अपने व्यवहार से, कर्म से और भोजन से इस शरीर को ऐसी व्यवस्था में रखें जिस व्यवस्था में इस शरीर का 70% जल कभी भी कम ना हो और कभी भी ज्यादा ना हो। यदि ऐसा रहा तभी सतयुग और राम राज्य जैसी व्यवस्था इस धरती पर आ सकती है। जहां हर भाई अपनी बहन के लिए उसकी मर्यादा का ख्याल रखे, हर पिता अपनी पुत्री के लिए उसकी मर्यादा का ख्याल रखे, हर पिता अपनी मां के लिए उसकी मर्यादा का ख्याल रखे, सारे बंधनों में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में जीते हुए व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का ध्यान रखे। और यह ध्यान तभी रखा जा सकता है जब शरीर में 70% जल वाली व्यवस्था का बराबर नियंत्रण रहे, उसका समीकरण बराबर रहे। जैसे ही यह समीकरण हमारे शरीर में टूटता है, वैसे ही आचरण बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है और मर्यादाएं टूट जाती हैं। आज परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्यों की जो अपनी मर्यादा है, इसके टूटने की शिकायत सबसे ज्यादा आती है। पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करता, पुत्री अपने पिता का सम्मान नहीं करता, पुत्र अपनी मां का सम्मान नहीं करता, भाई अपनी बहन का ख्याल नहीं रखता, बहन अपने भाई का ख्याल नहीं रखता। यह मर्यादाओं के टूटने का जो क्रम है, उस पर सबसे ज्यादा शिकायत आज इसीलिए है कि हमने अपने शरीर के 5 महाभूतों के समीकरण को बिगाड़ दिया है। और यह बिगाड़ इसीलिए आया है कि हमारी भोजन व्यवस्था का समीकरण बदल गया है। भोजन व्यवस्था से भाग का अनुपान कम गया है। ऐसे अनाजों की अधिकता हो गई है
जिसमें जल की मात्रा कम है। शरीर में जल की मात्रा सबसे अधिक है। हमारे भोजन में जल की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। और अब जो मॉडर्न भोजन व्यवस्था आ रही है, इसमें जल का समीकरण ही खत्म हो रहा है। भोजन बनाने की व्यवस्था में जल को सोखकर वाष्पीकृत करने की तकनीक निकल रही है। सूखे भोजन का प्रचलन चल रहा है। तो जब हम ऐसा आहार करते हैं तो हमारे शरीर में जल की कमी होती है, और जैसे ही जल की कमी होती है, जल के मर्यादा में बंधा हुआ व्यक्ति अपने आचरण से मर्यादा को खत्म कर देता है। अगर इन मर्यादाओं को फिर से हमें स्थापित करना है तो हमें अपनी भोजन व्यवस्था में ऐसे ऐसे आहार को जोड़ना पड़ेगा जो हमारे शरीर के जलीय व्यवस्था को संतुलित रखे। और इस दिशा में अगर कुछ सबसे कारगर है तो वह है चावल, और चावल से बना हुआ भात। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ को भात बहुत पसंद है। उन्हें देखकर उनके भक्तगण भी आहार के रूप में भात लें और उनके भक्तों का आचरण और मर्यादा परिवार, समाज, संस्कृति और राष्ट्र के हिसाब से संतुलित रहे, ऐसी कामना भगवान श्री जगन्नाथ की है। इसीलिए उनको भात बहुत पसंद है कि हमारे भक्त कम से कम मनुष्य होने की मर्यादा में रहें। तो इतनी ऊंची सोच और इतनी ऊंची परंपरा को पूरी की सामाजिक व्यवस्था, भूगोल व्यवस्था, ये सब अभी तक बचा करके रखा है। मैं तो समझता हूँ यह कलयुग की सबसे बड़ी धरोहर है। आज कृषि व्यवस्था में परिवर्तन का दौर लाया जा रहा है, यानी अनाजों को उगाने की तकनीक बदली जा रही है। इस तकनीक को बदलने के साथ ही अनाजों की अपनी मर्यादा भी खत्म होने वाली है। इसे आप बड़ी बारीकी के साथ अनुभव कर सकते हैं। आप गमसिद्ध तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। अभी धान उगाने की जो नई टेक्निक जो निकाली जा रही है कि बिना पानी का धान उगाओ। हालांकि इसका प्रयोग ऋषि अगस्त्य ने सतयुग में मानव सभ्यता को बचाने के लिए किया, लेकिन वह एक प्रयोग था, एक समय की जरूरत थी। उस जरूरत के हिसाब से उन्होंने किया और फिर बंद कर दिया। फिर नैसर्गिकता में आ गए। तो आपातकाल में किया हुआ कोई प्रयोग सामान्य काल में करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हीं प्रयोगों के कुछ अंश को लेकर के धान की खेती को बिना पानी से करने की तकनीक आजकल निकाली जा रही है। हमने दोनों तरह के चावल से भात पका करके और उसको खा करके उसके स्वाद का निरीक्षण करके देखा है। बहुत अंतर हो जाता है। जो स्वाद पानी में उग करके धान के पौधे से निकले हुए अनाज चावल के दाने से मिलता है, वह सूखे भूगोल वाले धान से नहीं मिलता। हो सकता है हम इसमें क्वांटिटी के हिसाब से आगे निकल जाएं, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से बहुत पीछे रह जाएं। तो सभी गमसिद्ध भाई बहनों को मैं कहूंगा कि आप भगवान श्री जगन्नाथ के 56 भोग और उसके बनाने की विधि को बारीक से अध्ययन करो। ये 7वां अंक में हमने कुछ ग्रंथों से संकलन लेकर के और यहाँ पर बताने की कोशिश की है। विस्तृत रूप में तो नहीं लिखा है, लेकिन जैसे भगवान श्री जगन्नाथ के 56 भोग,
तो ये 56 भोग क्या क्या है। अब इसमें से काफी कुछ नाम जो है वो यहाँ की भाषा में है, उसका हिंदी रूपांतरण नहीं हो पाया। ये हिंदी में शब्द नहीं है। मुश्किल ये है कि हिंदी के पास अपना शब्द बहुत कम है। तो यहाँ की जो उड़िया संस्कृति में जो नाम है उन पकवानों के, उसको उसी रूप में हमने रखा है। आप किसी भी उड़िया भाई से जो है, इसमें से 56 में लगभग 25 से ज्यादा ऐसे पकवान हैं जो सामान्यतः यहाँ हर उड़िया परिवार के घर में बनता है। 25 से ज्यादा, हाँ, साल में। वसंत ऋतु के उनके अपने होते हैं, ग्रीष्म ऋतु के अपने होते हैं, शीत ऋतु के अपने होते हैं। तो यहाँ की जो माताएं हैं उनके पास 25 से 30 पकवान बनाने की तकनीक है। सभी के पास, जितनी भी माताएं, कम से कम 50 वर्ष से ऊपर की आयु वाली जितनी भी माताएं हैं जो उड़िया संस्कृति से बिल्कुल घुली मिली हैं, उनके पास आपको इसमें से आधे से अधिक पकवानों के समीकरण और बनाने की विधि, ये सारा कुछ तो मिल जाएगा। कुछ इसमें से 25 ही ऐसे हैं जो विशेष रूप से भगवान के भोग के लिए बनते हैं। तो इसका एक अध्ययन करो आप विस्तार से, और भगवान को भोग लगाने की जो विधि है इसका भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है विवरण दिया है। इसमें से जो विषय निकलता है वो विषय निकलता है कि आहार को किस रूप में हम ग्रहण करें, कैसे ग्रहण करें। तो आहार भी निष्प्राण नहीं है। इसका जो भाव है वो यही है कि आहार भी निष्प्राण नहीं है, और जब निष्प्राण नहीं है तब इसे आप सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। शरीर और आहार दोनों में मित्रता बनानी पड़ेगी, और जब दोनों में मित्रता बन जाए तब आहार को आप ग्रहण करें। तो इसकी एक अपनी विधि है मंदिर प्रथा में। अब उतनी गहराई से तो हम दैनिक जीवन में नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा कुछ हम कर सकते हैं। जैसे आहार लेने से पहले जो है वो आहार को हम नमस्कार करें, हम अपना परिचय उस आहार के साथ करें, और आहार का परिचय शरीर के साथ करें। तो इस क्रिया में अधिक से अधिक मुझे लगता है 1 मिनट का समय लग सकता है, और उसके बाद फिर आहार करें। इसीलिए हमने इसमें भोगार्पण की विधि दी है, और उसके बाद है भोगों के व्यंजन का मिश्रण। इसमें कम से कम कंपोजिशन हमने जो है वो संग्रह कर दिया है। इसमें देखो हमारा कुछ नहीं है, बस ये संकलन हमने किया है कि ये जो 56 भोग लगते हैं इन सबके समीकरण क्या क्या है, समीकरण क्या क्या है। जैसे जो उदाहरण के लिए जो है वो सर पापड़ी, आप देखोगे यहाँ पर सर पापड़ी बहुत बिकती है। यहाँ पर बाहर भी जो है लोग बना करके बेचते हैं, और सर पापड़ी सबसे ज्यादा भोग में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली वस्तु सर पापड़ी है। और सर पापड़ी बिल्कुल चावल के आटे से बनता है। चावल का आटा, गुड़ और घी का कंपोजिशन है, और इसमें थोड़े से मसाले पड़ते हैं। अब देखो समय के साथ बदला क्या है, समय के साथ बदला यही है कि गुड़ खत्म हुआ है और चीनी आ गई है। बदला क्या है, तो घी का रूप बदल गया है। घी के जगह जो है अब घी के नाम पर बेचा जाने वाला जो आपको बटर ऑयल है, तो बटर ऑयल उसमें घुस गया है, उसमें रिफाइन घुस गया है। अंतर इतना ही हुआ है, लेकिन कंपोजिशंस नहीं बदला है। सरपापड़ी का जो कंपोजिशंस पुराने कालखंड में जैसे बना, कंपोजिशन वही है। कितनी मात्रा में चावल का आटा, कितनी मात्रा में घी, और कितनी मात्रा में गुड़ या खांड, ये कंपोजिशन आज भी वही है। लेकिन वस्तुएं जो है वो समय के हिसाब से बदल गया है। तो आप चाहे तो हम सभी गवि सिद्धों के पास भोजन की वस्तुएं शुद्ध रूप में, आपके पास शुद्ध घृत है, आपके पास शुद्ध खांड है, शुद्ध गुड़ है, शुद्ध जैविक आपके पास चावल है। तो आप चाहें तो इसके पौराणिक रूप को फिर से लेकर के आ सकते हैं। तो ऐसे ही ऐसे कुछ 30-32 जो है वो व्यंजनों के समीकरण मिश्रण
को यहाँ पर हमने लिखा है। इसमें आप सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने अपने घर पे जा करके। और इसमें अगर आपको मदद की जरूरत है तो उड़ीसा की बहुत सारी बहनें हैं यहाँ पर जो गवशित हैं, आप उनसे दोस्ती कर लो। तो इनको पता नहीं होगा, लेकिन इनकी माता जी या दादी को तो बिल्कुल पता होगा इसका, क्योंकि आधा से ज्यादा भोग की वस्तुएं तो दैनिक जीवन में इनके घरों में बनता है, दैनिक जीवन में। तो ये रखा है, ये समीकरण में से पथ्य का बहुत बड़ा जो है भाग निकल करके आता है। और इसमें एक 5 व्यंजनों को बनाने की विधि भी यहाँ पर दी है। 5 जो मुख्य व्यंजन हैं वो कैसे बनता है ये भी एक यहाँ पर लिखा है। और ये सब देखो संकलन है, हमने कहीं कहीं से लेकर के और इसको संकलित करके जो है यहाँ पर परोसा है आपके लिए। तो ये विषय जो है आज का था भात। और भात खाओ और सुखी रहो। मैं तो अंत में इतना ही कहूँगा कि भात खाओ और सुखी रहो। भात का बहुत गहरा संबंध घृत के साथ है, इसलिए बिना घी का भात मत खाओ। और भात का बहुत गहरा संबंध गुड़ के साथ है। और यदि तीनों मिल जाते हैं तो भगवान का भोग बन जाता है। तो भोग बनाना नहीं भी अगर आपको आता है तो भात पका लीजिए, लेकिन उसमें से पानी मत निकालना। भगवान के भोग में जो भात चढ़ती है उसका पानी नहीं निकलता, पानी उसी में शुद्धता है, मांड नहीं निकाली जाती। तो ऐसा भात, उसमें डालो घी और उसमें डालो गुड़ और मसल दो, ये भगवान का भोग बन गया। और इससे देखो, मैं कई दिनों तक इसको खाकर, महसूस कर, पचाकर, इसकी ऊर्जा को ग्रहण करके देखा है, समझा है, और तब मैं आपके सामने इस विषय को लेकर के आया। भात खाओ, भगवान का भोग खाओ और निरोगी जीवन जियो। भोजन व्यवस्था में सबसे कम कार्बन अगर कहीं है, सबसे कम कार्बन अगर कहीं है तो भात में है। और घी में तो बिल्कुल कार्बन नहीं, 0.0009901% भी कार्बन नहीं है। वो तो इस धरती का शुद्ध हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और भात में सबसे कम, जितने भी आहार हैं, जितने भी अनाज हैं दुनिया में, उसमें सबसे कम कार्बन अगर कहीं है तो भात में है। और घी में तो बिल्कुल कार्बन नहीं है, थोड़ा कार्बन गुड़ में हो सकता है। इसलिए घी भात, उसके साथ नमक का कंपोजिशन या उसके साथ गुड़ का कंपोजिशन खाओ और निरोगी रहो। दूर तक डायबिटीज भागेगा, दूर से ही भागेगा, नजदीक नहीं आ सकता। शरीर में प्रवेश करना तो दूर की बात है, नजदीक तक नहीं आ सकता मधुमेह रोग। अगर आपने इस भोग व्यवस्था को दैनिक जीवन में लगा लिया तब। तो ये एक विषय था जिसको आप आत्मसात करो। अब इसमें एक और दूसरी व्यवस्था निकल करके आती है, सामाजिक व्यवस्था। समय है कितना बजे? हाँ चलो, काफी समय, विषय पूरा हो जाएगा। इसमें से एक सामाजिक व्यवस्था निकल करके आती है। धान का पौधा और धान की कृषि व्यवस्था में से एक सामाजिक व्यवस्था निकल करके आती है। इसको भी समझना चाहिए। इस बार पंचगव्य विश्वविद्यालय के परिसर में हमने 6 एकड़ में धान की खेती की है। आप चाहो, मन है तो आकर के देख सकते हो। सदियों बाद आपको कभी, अगर आपने धान की खेती की होगी, देखी होगी, तो सदियों बाद आपको ऐसा धान का खेत देखने को मिलेगा।
सदियों बाद। हमने जो धान की जो रोपण की है, यानी धान का पौधा ऐसा है जिसमें 2 बार रोपण की क्रिया होती है। एक बार बीज डाले जाते हैं खेत में और उसको फिर निकाले जाते हैं। 20 से 30 दिन के अंदर उसको फिर से निकाला जाता है और फिर उसके रोपण की क्रिया होती है। इसको रिप्लांटेशन कहते हैं। धान का रिप्लांटेशन हो रहा है। आज वाले जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं या फार्मिंग करने वाले लोग हैं वो रिप्लांटेशन उसको कहते हैं। तो उसकी रिप्लांटेशन जो होता है उसमें कई तरह की विधि अपनाई जाती है। एक एक धान के पौधे का रिप्लांटेशन या 2-3 धान के पौधे का रिप्लांटेशन या 8-10 का रिप्लांटेशन ऐसे भी किया जाता है, कई विधि का किया जाता है। तो इसमें हमने मध्य वाले विधि का उपयोग किया है। 2 और 3 धान के पौधे का रिप्लांटेशन किया है, दोबारा उसको लगाने की क्रिया की है। अभी जब मैं वहां से आ रहा था तब उसमें दूध भर रहा था, फूल आ गए थे और फूल आने के बाद उसमें दूध भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जब मैं खेत में मैंने उतर करके देखा तो धान का पौधा से मेरा सर ढक गया, इतनी ऊंचाई मेरी हाइट का। मेरा जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 5 फीट 8 इंच है। तो हमारे खेत का धान का पौधा 5 फीट 8 इंच का अभी हुआ है दूध भरते समय, और कम से कम 6 से 8 इंच अभी और बढ़ेगा, तो लगभग वो 6 फीट से ऊपर का जाएगा। और आप जानते हो हमारे यहाँ तो बहुत तूफान रहती है। जैसे यहाँ पुरी में तूफान है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी तूफान रहता है। पवन का वेग, पता नहीं कितनी बार पवन के वेग को झेला है हमारा धान का पौधा जब से वो लगा है, और अभी दूध आने तक मुझे लगता है 5 या 6 बार तो वो तूफान को झेल चुका है। और जहां 2-3 धान के पौधे को लगाया था, आज उसमें से लगभग 50 से 60 पौधे उगे हुए हैं। उसको दो धान का पौधा लगाया तो धीरे धीरे उसमें से ब्रांच निकलते हैं और निकल करके भी 50-60 है। इतना आप गणित लगाओ, और उसमें जो धान लगने वाला है उसमें से एक बाल, यहाँ पर जो ये बाल रखा हुआ है ना, जिसमें धान है, 200 से अधिक धान लगेंगे उसमें एक में। तो आप गणित लगाओ, एक धान का बीज, और उसमें से कम 30 धान के पौधे निकले। एक धान के बीज से 30 धान के पौधे निकले, यानी 1 गुने 30 बराबर 30, और एक पौधे में कम से कम 200 धान लगेंगे। तो 30 गुने 200 कितना होगा? 6,000। 200 गुने 30 6,000। ठीक है, 200 गुने 30 2000। एक धान के बीज ने 6,000 बीज तैयार किए। 6,000 टाइम मल्टीप्लीकेशन। 6,000 टाइम मल्टीप्लीकेशन हुआ है वहां पर। दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री बता दो जो अपनी पूंजी को 5 महीने या 6 महीने में 6,000 टाइम मल्टीप्लीकेशन कर दे। एक भी इंडस्ट्री बता दो, हो सकता है? दुनिया की सारी इंडस्ट्रियां तो अधिक से अधिक 1000 गुना मल्टीप्लीकेशन पर चलती है, वही मल्टीनेशनल कंपनियां। देसी कंपनियों की तो हिम्मत नहीं होती 100 गुना से ज्यादा प्रॉफिट मांगने की। आज भी इस भूगोल में, इस वातावरण में हमारी कृषि व्यवस्था इतनी उन्नत हो सकती है कि हमारे किसान 6 महीना में अपनी पूंजी को 6,000 गुना मल्टीपल कर सकते हैं। आपको देखना है, पंचगव्य विश्वविद्यालय का परिसर आकर के देख लो, धान का पौधा 6 एकड़ में भी तैयार है। जनवरी में उसकी हार्वेस्टिंग होगी, जनवरी में उसकी कटाई होगी। ये जो गुण है मल्टीप्लिकेशन करने का, ये धान के पास है, गेहूं के पास नहीं है। गेहूं की इतनी औकात नहीं है जो इतना मल्टीप्लिकेशन करते। एक गेहूं का दाना एक पौधा ही उगा सकता
लेकिन एक धान का बीज 60 से 70 पौधे को उगा सकता है। हो सकता है एक बाल में गेहूं के 200 बीज लग जाए, यह हो सकता है, इतना लगता नहीं, लेकिन आप एक उन्नत खेती करो तो हो सकता है कि हो जाए। लेकिन एक गेहूं की ताकत नहीं कि वो कई पौधों को उगा दे, लेकिन एक धान के बीज की ताकत है कि वो 60-70 पौधे तक उगा देगा। इतना हाई लेवल का मल्टीप्लिकेशन धान के पास है, किसी के पास नहीं है। एक जवारी का बीज एक पौधा उगा सकता है, एक बाजरी का बीज एक पौधा उगा सकता है, एक बीज एक ही पौधा उगा सकता है, लेकिन धान एक से अनेक पौधा उगाने की ताकत रखता है। इसलिए मनुष्य एक से अनेक हुआ, क्योंकि वो धान को आहार के रूप में लिया। किसी भी अनाज के पास इतनी ताकत नहीं है, किसी भी अनाज के पास इतनी ताकत नहीं है कि वह जल और अग्नि को समान रूप में समाहित कर सके। ऊर्जा मर्यादा के साथ, अग्नि है मर्यादा, अग्नि है ऊर्जा और जल है मर्यादा। तो ऊर्जा मर्यादा के साथ कोई दे सकता है आहार रूप में, तो केवल चावल का दाना दे सकता है, ये वो भी 6000 गुना मल्टीप्लिकेशन के साथ। इतना ही, धान के पौधे के पास एक और गुण है, सामाजिक व्यवस्था का सबसे ऊंचा ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था का सबसे ऊंचा ज्ञान धान के पास है। और यही कारण है कि भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे ऊंची सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि हम धान खाते हैं, चावल खाते हैं, भात खाते हैं, इसलिए हमारी व्यवस्था सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे ऊंची है। धान का पौधा ऐसा पौधा है जिसको अकेले मन नहीं लगता, कभी अकेले रहना पसंद नहीं करता, अकेलापन उसको बहुत खलता है। इसलिए जब धान उगेगा तो अपने आसपास दूसरे वनस्पतियों को भी उगा लेगा और बुला बुला के आ जाओ मेरे पास, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। एक धान का पौधा लगाओ, उसके पास बहुत सारी वनस्पतियां उग जाएगी, सबको आश्रय देने वाला, सबको उगने में बल प्रदान करने वाला अगर कोई वनस्पति है तो वो धान है। देखो, हमारे यहां एक कहावत चलती है कि बरगद के नीचे तो घास भी नहीं उगता। इसके विपरीत है, बरगद वनस्पति की प्रकृति धान के विपरीत है, वह अपनी छांव में घास नहीं उगने देता, और धान का पौधा अपने छांव में सबको बुला बुला के उगाता है। अगर आपकी मिट्टी में कोई वनस्पति नहीं उग रही है, घास नहीं उग रहा है, उस मिट्टी में धान का पौधा लगा दो, अपने आप पता नहीं कहां से बीज आएंगे और दूसरी सारी वनस्पतियां उग जाएंगी। इसका एक प्रयोग हमने अपने जीवन में करके देखा। आप भी चाहो तो एक ऐसा प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हो। अगर आपके खेत की मिट्टी में कोई पौधा नहीं उगता है, आप कोई एक वनस्पति नर्सरी से लेकर आ जाओ और आप लगा दो, और वो नहीं उगता है, इस मिट्टी में जल जाता है, थोड़ा बढ़ता है, खत्म हो जाता है, तो आप एक प्रयोग करो, वनस्पति लगा दो, और वनस्पति लगाने के बाद उस मिट्टी में धान के कुछ बीज डाल दो। वह धान का बीज दूसरी वनस्पति को भी उगने की ताकत देगा। तो कोई मुश्किल, एक ऐसी मिट्टी लेके आ जाओ जिसमें बहुत ज्यादा रासायन मिला हुआ है, बहुत केमिकल फर्टिलाइजर उसमें डाला हुआ है, और उसमें कोई भी पौधा नहीं उगता है उस फर्टिलाइजर के जहर के कारण, तो उसमें वनस्पति लगाने के साथ कुछ धान के बीज भी डाल दो, वह धान का बीज उगेगा और अपने पड़ोसियों को भी उगने का बल दे देगा। उसको अकेले मन नहीं लगता। धान का पौधा कभी अकेले रहना नहीं चाहता, इसलिए गरीब से गरीब पौधे को भी सहारा देकर के उगा देता है। और मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था तो ऐसी ही है
कि समाज में, परिवार में, गांव में अगर कोई गरीब व्यक्ति है, थोड़ा सहारा देके उसको भी उठा दे। यही तो भारत की सामाजिक व्यवस्था है। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था को अगर हम बनाए रखना चाहते हैं इस भारत भूमि पर, तो निश्चित रूप से अपने आहार में भात को प्रमुखता देनी पड़ेगी, अनाजों में चावल को प्रमुखता देनी पड़ेगी। स्वतः हमारे मन का भाव और विचार चावल की तरफ हो जाएगा। और इसीलिए देखो, भारत का कोई भी विभाग भी चले जाओ, अब कुछ सालों से कुछ आहार की हमारी प्रकृति नष्ट हुई है, बिगड़ी है, और कंपनियों ने फालतू का विज्ञापन दे दे करके सतरंगी नौरंगी आटा बिचवा करके बिगाड़ दिया है। लेकिन उससे पहले की परंपरा को थोड़ा उठा करके देखो। और मैं तो समझता हूं एक और सर्वे कर लो पूरे देश में, कि पूरे देश में जितने भी भगवान हैं और जितने भी मंदिर हैं, उनमें भोग लगाने की जो विधि है और उसमें अनाजों का जो गणित है, उसको निकाल करके देख लो, चावल ही है। चावल ही, केवल भगवान जगन्नाथ को नहीं, हमारे यहाँ भी दक्षिण भारत में आप आ जाओ तो दक्षिण भारत के सारे मंदिरों में चावल का ही भोग लगता है। इमली चावल, नींबू चावल, मीठा चावल, खट्टा चावल, नमकीन चावल, चावल 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 ही चावल। सुबह का नाश्ता भी चावल, दोपहर का खाना भी चावल, रात को साथ भी चावल। तो क्या सारे दक्षिण भारतीयों को मधुमेह की बीमारी? सबसे कम मधुमेह की बीमारी दक्षिण भारत, समुद्र तटीय क्षेत्रों में है, जो 3 समय चावल खाते हैं। इस सत्य को झूठलाकर और पता नहीं क्या क्या सड़ी गली चीजों का बाजार करके हमारी व्यवस्था को खराब किया। तो हम गव सिद्धों का कर्तव्य बनता है कि आहार रूप में जो हमारी पौराणिक तकनीक है, पौराणिक अनाज हैं, उनकी वैज्ञानिकता को हम फिर से लेकर के आ जाए, लोगों में घूम घूम कर। और